हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ नर्चर। हम लोग पहला चैप्टर कर रहे थे अपना। पहला चैप्टर क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कह लो, जो भी। ठीक है, तो इसमें हमने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। एक आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का हमारा बचता है। वो आखिरी टॉपिक कौन सा है? कंसंट्रेशन टर्म्स। पिछले क्लास में हमने स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस भी कर रखे हैं। स्टोइकियोमेट्री को हमने थोड़ा समय लगा करके आपको अच्छी तरीके से समझाया है। देखो, ज्यादा अभी के टाइम पे ज्यादा पढ़ने की चिंता नहीं करनी कि सर दूसरे सर तो बहुत पढ़ाते हैं या फिर किताब में तो इतना लिखा हुआ है। देखो बाबू, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, ये जब आप केमिस्ट्री पूरी पढ़ लोगे ना, तो ये आपको बिल्कुल ABCD जैसा लगेगा। बिल्कुल जिस तरीके से बचपन में हम लोग ABCD याद करते थे। लेकिन क्या ABCD पे सवाल आते थे? आंसर है नहीं। सवाल हमें बनाना होता था, जैसे कि इंग्लिश की बात यदि हम कर ले तो सेंटेंस बनाना होता था, टेंस बनाना होता था, ट्रांसलेशन करना होता था। लेकिन ABCD बेसिक है बिल्कुल। उसी तरीके से ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से बस केवल समझ लगना चाहिए। एक बार आपको अच्छी तरीके से समझ लग गई तो इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स इतनी बार रिपीट होंगे ना कि ये सब आपको अच्छी तरीके से समझ लग जाएगा। सब आपको यूज करना आ जाएगा कि किस तरीके से चैप्टर में यूज करते हैं। तो ज्यादा चिंता फिक्र नहीं करनी, ठीक है ना। अभी हम ऐसा समझ लो कि बस ABCD सीख रहे हैं। इस ABCD का उपयोग जो है अगले वाले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली होने वाला है। तो अभी बस केवल इतना ध्यान रखो कि जो कुछ भी पढ़ो वो समझ लगे। यदि समझ नहीं लगेगी ना तो फिर समस्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा आखिरी टॉपिक बचता है। आखिरी टॉपिक क्या है हमारा? आखिरी टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या क्या पढ़ने हैं? जब किसी भी सॉल्यूशन का गैसियस या लिक्विड स्टेट में जब हम कंसंट्रेशन किसी को बताते हैं तो कुछ टर्म्स में बताते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये बताते हैं कि मोल फ्रैक्शन कितना है, हम ये बताते हैं कि मास परसेंट कितना है, हम ये बताते हैं सामने वाले को मोलारिटी कितनी है, मोलालिटी कितनी है, नॉर्मालिटी कितनी है। तो ये टर्म्स आपको समझ लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे टर्म्स जो है ना अगले वाले चैप्टर में, फॉर एग्जांपल जब आप 12th में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ये सारे टर्म्स एक्सटेंसिवली यूज होने वाले हैं। तो इन सारे टर्म्स का हम अभी बेसिक सीखेंगे। इतना सीखेंगे कि अच्छी तरीके से ये टर्म्स जो है हमें समझ लग जाए, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ने हैं? इसमें पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? पहले हम लोग सबका फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन या फिर फार्मूला कह लो अभी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हो उस कंपोनेंट का ऊपर में मोल रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय। जब कोई भी आप सॉल्यूशन बनाओगे तो होता क्या है कि एक से ज्यादा चीजें उसमें घुली हुई होती है। तो जितनी भी चीजें घुली हुई है सबका मोल ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नीचे में रख देंगे। ये है मोल फ्रैक्शन का फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको पढ़नी है वो है मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? पहले सबका फार्मूला देख लो एक बार, ठीक है ना। फिर एक एक करके एक एक बारी बारी से हम एक एक को समझेंगे। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी होता है ऊपर में आपको नंबर ऑफ मोल्स रखने हैं। मोल्स कितना? देखो, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी जनरली हम किसी एक सॉल्यूट का किसी एक कंपोनेंट का निकालते हैं, ठीक है ना। तो जो सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलारिटी है ना ये, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
लीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोलालिटी। मोलालिटी, ये देखो मोलारिटी था RITY, ये है मोलालिटी LITY। ठीक है ना। मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नहीं यहां मास। मास लेकिन सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का, सॉरी सॉल्यूशन का नहीं, हाँ सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हाँ बिल्कुल, मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन मास रखना है किलोग्राम में, ग्राम में नहीं। आपका जो आखिरी फार्मूला है वो है नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी क्या होता है? नॉर्मालिटी होता है बिल्कुल मोलारिटी की तरह, ठीक है ना, लेकिन यहां नंबर ऑफ मोल्स तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स होता है मोलारिटी में, यहां सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स के जगह पे हमें रखने हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, या फिर केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। मोल्स को हम ग्राम मोल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मोल्स को ग्राम मोल्स? क्योंकि मोल का यदि मास निकालोगे तो हमेशा ग्राम में आता है, ठीक है ना। उसी तरीके से इक्विवेलेंट का भी मास निकालोगे तो ग्राम में ही आएगा, तो इसीलिए इक्विवेलेंट को हम ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, हम सॉल्यूट की बातें कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो ये चार चीजें 1 2 3 4, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, ये चार चीजें आपके सिलेबस में, आपके बुक में पढ़नी है। एक पांचवी चीज भी है। पांचवी चीज क्या है जी? पांचवी चीज है परसेंटेज, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। ये आप पिछले क्लास में ही कर चुके हो, पिछले क्लास कहने का मतलब है 9th 10th में ही कर चुके हो, तो इस पे ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। ये चार नई चीजें हैं, इनको हम बारी बारी से देखेंगे कि ये क्या कहता है, ठीक है ना। एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो पहला वाला क्या है जी अपना? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट जब सॉल्यूशन बनाओगे तो एक से ज्यादा कंपोनेंट होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी कंपोनेंट हैं सारे कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स नीचे रखना है, और जिस कंपोनेंट का आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, उस कंपोनेंट का मोल ऊपर रखना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जब तक आप क्वेश्चन नहीं सोल्व करोगे तब तक समझ लगेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए ज्यादा मैं थ्योरेटिकल जाता नहीं हूं, क्योंकि बस केवल थ्योरी पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, तब तक आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने वाला नहीं है, ठीक है ना। बस केवल सपोज कि ये हाल कुछ ऐसा है कि आप दूर दूर से देख रहे हो टीवी में कि इस तरीके से एक्टर जो है, हीरो जो है वो लड़ता है, लेकिन आपने कभी लड़ाई की नहीं। तो जब आपने कभी लड़ाई की नहीं, आपके लाइफ में यदि गलती से कभी भी झगड़ा होगा तो आप हार ही जाओगे, जीतने का कोई चांस नहीं है, मार खा के ही आओगे, थप्पड़ खा के ही आओगे। तो बात यह है कि बचपन से आपने थोड़ी बहुत लड़ने की प्रैक्टिस की है, तो आपका जब भी झगड़ा होता है फ्यूचर में, उसमें आपके जीतने के चांसेस हैं। उसी तरीके से असली लड़ाई जो है एग्जामिनेशन में, वो होने वाला कोई आपसे थ्योरी नहीं पूछने वाला। खास करके कंपटीशन की बात कर रहे हैं हम, तैयारी कंपटीशन की कर रहे हैं ना। हाँ, बोर्ड एग्जाम्स में थ्योरी आएंगे, लेकिन कंपटीशन में कोई थ्योरी आपसे ज्यादा नहीं पूछने वाला। बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो न्यूमेरिकल्स आपको बनाना आना चाहिए। न्यूमेरिकल्स बनाना आता है, थ्योरी में थोड़ी बहुत कम भी पड़ी है, कोई बात नहीं, चलेगा, नहीं दौड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं इस चीज को। सपोज मान लिया जाए कि मैं एक सॉल्यूशन बनाया,
जिसमें दो कंपोनेंट, ठीक है ना, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, ठीक है ना। एक कंपोनेंट मैंने यहां पे 10 मोल्स ए के हैं और बी के हैं मान लेते हैं 20 मोल्स, ठीक है ना। अब हमें बताना है कि ए का मोल फ्रैक्शन कितना है और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो है वो 10 दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो है वो 20 दिया हुआ है। फाइंड एक्स ए एंड एक्स बी। अब ये सिंबल से भी जो थोड़ा सा परिचित हो जाओ, कहीं पे भी देखना नंबर के लिए जो सिंबल आता है वो है एन, नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो सिंबल आता है यूज किया जाता है बुक में या फिर आप भी जो यूज करोगे वो है एन। तो ए का यदि नंबर ऑफ मोल्स है तो एन और सबस्क्रिप्ट में ए, बी का यदि नंबर ऑफ मोल्स है तो एन सबस्क्रिप्ट में बी। नंबर ऑफ मोल्स के लिए स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। मोल फ्रैक्शन को एक्स, स्मॉल एक्स या कहीं कहीं कैपिटल एक्स भी एक्स से डिनोट किया जाता है, लेकिन मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का निकाला जाता है। तो सपोज मान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ए की बात कर रहे हैं तो एक्स ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन यदि बी की बात कर रहे हैं तो एक्स ऑफ बी, ठीक है। आपको यही चीजें निकालनी है। तो निकलेगा कैसे, फार्मूले में पुट करोगे एक्स ए जो है, एक्स ए इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यही ना। किसी भी मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का निकालना है तो उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा जी, इज इक्वल टू जितने भी कंपोनेंट है सबके मोल्स को ऐड कर दो। कौन कौन है, ए है बी है, ए का है 10 मोल बी का है 20 मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यदि मैं ऐड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा मुझे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है 10 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है 20, तो 10 और 20 ऐड कर दिया, आ गया आंसर 30 मोल्स, ठीक है। तो ये है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक्स ए कैसे निकलेगा, उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स यानी कि ए का नंबर ऑफ मोल्स एन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ए को और एन बी को ऐड कर दिया, तो एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी, दोनों को ऐड करके हमने निकाला है 30। तो 10 डिवाइडेड बाई 30 यानी कि 1/3 यानी कि 0.33, ये आया एक्स ए का वैल्यू, नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालेंगे, एक्स बी कैसे निकालेंगे, एक्स बी हम लोग निकालेंगे बी का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर होगा डिवाइडेड बाय नीचे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ही रखने हैं, तो इस बार फार्मूले में हो जाएगा एन बी डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल है एन ए प्लस एन बी, ठीक है। एन बी कितना है, एन बी है 20, तो 20 डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी अपना 30 है, तो 20 डिवाइडेड बाय 30 यानी कि ये आ गया 2/3, 2/3 यानी कि 0.667 कह लो या 0.66 ही कह लो, 2 डिजिट तक ही रखो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो एक आया 0.33, एक आया 0.66। एक बात है जो कि समझने वाली है, होता क्या है कि आप जरा ऐड करके कभी देख लेना कि सारे जितने भी मोल फ्रैक्शन, मोल जितने भी, सपोज यहां 2 कंपोनेंट है ना, तो एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा ये 1 के बराबर आएगा। मोल फ्रैक्शन क्या है, ये एक फ्रैक्शन है और जब सारे फ्रैक्शन को आप जोड़ दोगे तो वो 1 के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो ये तो कंक्लूजन है, लेकिन समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है।
मोल फ्रैक्शन या फिर किसी भी चीज को जो पढ़ रहे हो आप पहले चैप्टर में, उसको अच्छी तरीके से समझो। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें नेक्स्ट जितने भी चैप्टर आएंगे, सारे चैप्टर में इनका एप्लीकेशन होगा। तो जब सारे चैप्टर में इनका एप्लीकेशन होगा तो चीजें आपको समझ लगनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इतना, और निकालना कुछ और है। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नहीं निकालना है, वो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको बस समझ लगना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, ये चीज यदि आपको समझ लग गई हो, ये तो काफी सिंपल था, सिंपली फार्मूले बेस्ड है। यदि ये चीज आपको समझ लग गया हो तो चलो मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूं, एक अच्छा एग्जांपल कराता हूं, जिससे थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। और यदि मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये तो मोल फ्रैक्शन को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया ना, लेकिन एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएंगे। मोल फ्रैक्शन पे यदि क्वेश्चन आएंगे तो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, देखो क्वेश्चन देता हूं मैं एक जरा। क्वेश्चन अल्कोहल का ले लेते हैं। पता है, जो लोग अल्कोहल यानी कि दारू पीते हैं, उस दारू की बोतल पे देखोगे, फॉर एग्जांपल मेरे अंकल जो हैं वो आर्मी ऑफिसर थे, तो मैंने देखा है जो ड्रम वाली बोतल आती है ना, उस पे लिखा होता है कि इसमें अल्कोहल की मात्रा 46% है। ठीक है ना, तो 46% या उससे भी ज्यादा। बियर में 10-12%, 15% होता है अल्कोहल, या ठीक ठाक जो दारू होता है, अल्कोहल होता है, उसमें उसकी कंसंट्रेशन जो होती है, परसेंटेज जो होता है वो 46-50% के आसपास होता है, 70% के आसपास भी होता है अल्कोहल की। अब कंसंट्रेशन ज्यादा भी हो सकती है। तो जनरली मान लेते हैं कि एक अल्कोहल है, मतलब एक दारू की बोतल है, उसमें अल्कोहल का जो परसेंटेज है, मात्रा परसेंटेज में दी गई है। परसेंटेज कौन सा है? वो मास परसेंट है। ठीक है, जनरली परसेंटेज लिखा हो तो मैंने आपको पिछले क्लास में ही एक क्लास में मैंने बताया था आपको, कंपोजिशन वाले चैप्टर में, टॉपिक में, कि यदि कहीं पे कंपोजिशन लिखा हो परसेंटेज में, इसका मतलब ये होता है कि वो मास परसेंट दिया है। तो क्वेश्चन ये है कि गिवन है आपको, गिवन क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, और जो लोग दारू पीते हैं ना, कहते हैं कि हम लोग अल्कोहल पी रहे हैं या दारू पी रहे हैं, तो अल्कोहल बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो दारू के जो पी जाती है अल्कोहल, उसमें होता है इथेनॉल। तो कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल दिया हुआ है, सपोज मान लेते हैं 46%, और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स ऑफ इथेनॉल कितना होगा, ये आप बताइए। ठीक है, क्वेश्चन समझ लग रहा है? क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल दी गई है कि 46% है। एक दारू की बोतल है, उस बोतल में जितने भी अल्कोहल है, मान लेते हैं 1 लीटर अल्कोहल है, उसमें यह दिया हुआ है कि 46% जो है इथेनॉल है। आपको पता करना है कि बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ लग गया? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप देखो, यहां पे जो 46% इथेनॉल दिया है ना, ये दिया है मास परसेंट। ठीक है ना, नहीं भी लिखा है तो वहां मान करके चलना है कि ये दिया है मास परसेंट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले आप एक बेसिस, एक आधार मान लो। कैलकुलेशन का एक बेसिस, एक आधार होता है। ठीक है ना, कुछ मान लो, मात्रा तो दी नहीं गई है, यहाँ पे मात्रा हमें मानना पड़ेगा, अमाउंट हमें मानना पड़ेगा। तो सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास ग्लास में 100 ग्राम ऑफ अल्कोहल यानी कि इथेनॉल है, दारू है। एक ग्लास है,
जिसमें 100 ग्राम ऑफ अल्कोहल यानी कि इथेनॉल है। सर ये अल्कोहल तो जनरली वॉल्यूम में होता है, लीटर में होता है, छोड़ो ना लीटर की बात है। उसको हमने वेट किया, मान लेते हैं कि वो 100 ग्राम है, ठीक ना, 100 ml नहीं, हमने 100 ग्राम ही लिया। तो यदि 100 ग्राम ऑफ इथेनॉल है, ये जो परसेंटेज दिया है ना, ये दिया है मास परसेंट, मास परसेंट, ठीक है, 46% जो दिया है वो। तो यदि 100 ग्राम ऑफ अल्कोहल है, जिसमें अल्कोहल यानी कि इथेनॉल है, तो इथेनॉल 100 ग्राम है तो 46% अल्कोहल है। इसका मतलब यह है कि अल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई? अल्कोहल की मात्रा हो गई अमाउंट ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल कितना हो गया अमाउंट मात्रा में? 46 ग्राम। 100 ग्राम हमने टोटल मान लिया। जब हमने मान लिया बेसिस 100 ग्राम ऑफ अल्कोहल, ये हमने मान लिया है लेट, ठीक है ना। जब हमने मान लिया है कि 100 ग्राम है, उसमें 46% आपका अल्कोहल है, तो 46 ग्राम अल्कोहल हो गया। अब यदि 46 ग्राम अल्कोहल है तो रिमेनिंग कौन है? टोटल 100%, 100 ग्राम है, 46 ग्राम अल्कोहल है, तो रिमेनिंग कौन है? पानी। अल्कोहल जो है पानी और अल्कोहल का सॉल्यूशन होता है। जितना अल्कोहल है उसके बाद जो बच गया वो कौन है? वाटर है। तो यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इसमें वाटर कितना हो जाएगा? वाटर हो जाएगा आपका 100 में से 46, 100 माइनस 46 ग्राम। 100 में से 46 यदि माइनस करोगे तो 46 4 50 और 4 54, 54 ग्राम। यानी कि यहां से एक चीज हमें पता चली कि ध्यान से देखो इस क्वेश्चन सवाल को, कि एक ग्लास है, उस ग्लास में कौन कौन है जी? एक आपका अल्कोहल है और एक आपका वाटर है। दो चीजों का सॉल्यूशन है। अल्कोहल जो है वो है आपका कितना? 46 ग्राम, और वाटर जो है वो है 54 ग्राम, ठीक ना। इसमें अल्कोहल और वाटर दोनों मिले हुए हैं, और ये टोटल जो है वो 100 ग्राम का आपके पास बीकर है या ग्लास है, ठीक है। इतना तक समझ लग गया। अब मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखो, ये मास दिया हुआ है दोनों का यदि मोल जिस दिन हमें पता चल जाएगा तो ऊपर में जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल डिवाइडेड बाय नीचे में टोटल मोल्स, यानी कि दोनों का मोल जोड़ करके। लेकिन आपको दिया हुआ क्या है? मास। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? मास को मोल्स में। हमने मोल कॉन्सेप्ट में चैप्टर में पढ़ा है कि मास को यदि मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स किसका चाहिए जी? नंबर ऑफ मोल्स मुझे चाहिए अल्कोहल का भी, और नंबर ऑफ मोल्स चाहिए मुझे वाटर का। अल्कोहल का यदि नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, यानी कि एन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल में इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल चाहिए, तो फॉर्मूला क्या कहता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? गिवन मास है 46 ग्राम। इथेनॉल का मोलर मास कैसे निकालेंगे जी? इथेनॉल का मोलर मास निकालेंगे। इथेनॉल होता क्या है? इथेनॉल होता है C2H5OH। ये है इथेनॉल, मतलब कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 5 और एक 6, और ऑक्सीजन का 1, यानी कि कार्बन का हो गया 12 दूना 24, प्लस हाइड्रोजन 6 है तो 6, प्लस O1 है तो ऑक्सीजन का होता है 16। ये कितना हो गया? 24 प्लस 6 30, 30 और 16 46। तो मोलर मास कितना हो गया?
46 ग्राम। किसका? अल्कोहल का, इथेनॉल का। तो इसका मोलर मास हो गया 46। ये ग्राम में, ये ग्राम में, ये कट कर कितना आ गया? 1। तो 1 मोल जो है किसका है? अल्कोहल का, इथेनॉल का। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यदि दो ही कंपोनेंट है ना, अल्कोहल और वाटर, दोनों कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यदि मैं निकालूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये यदि मैं निकालूं तो इसका भी मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना है इसका? मास है 54 ग्राम, ठीक है, 54 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। वाटर है ना, वाटर क्या होता है जी? H2O, हाइड्रोजन का 2 का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, यानी कि 16 2 18 ग्राम मोलर मास, ठीक है ना, 18 ग्राम, ठीक है, मोलर मास 18 ग्राम। तो 18 तिया 54, 3 मोल्स। अब आते हैं अपने, देखो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकला है। एक बार जब नंबर ऑफ मोल्स निकला है तो खुश हो जाओ, अब क्या दिक्कत हो गई? क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स हमें निकल गया, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है? हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है जी? फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। एक्स ऑफ इथेनॉल ही निकालना है, एक्स ऑफ वाटर नहीं निकालना है, एक्स ऑफ इथेनॉल। कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा? इथेनॉल के मोल को और वाटर के मोल को जोड़ दो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दोनों को जोड़ दिया। जैसे ही हमने दोनों को जोड़ दिया, ध्यान से देखो इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना है? 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 3। तो 1 + 3 यानी कि 1/4, यानी कि 0.25 इज द आंसर। बात समझ लग गई? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला यही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिस भी कंपोनेंट का आपको निकालना है, वो मोल्स ऊपर में रखने हैं उसकी संख्या, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहां 2 ही कंपोनेंट थे, सपोज सर 2 का 3 कंपोनेंट होते, अल्कोहल होता, वाटर होता, इसी में थोड़ा सा हमने चीनी मिला दिया सर, 3 कंपोनेंट हो गए। तो डिवाइडेड बाय नीचे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, तीनों का कर देते, लेकिन ऊपर में जिसका निकाल रहे हैं सिर्फ वही रखेंगे, ठीक है ना। ये होता है मोल फ्रैक्शन का फार्मूला। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको हमेशा याद रखो कि नंबर ऑफ मोल्स तो चाहिए सारे कंपोनेंट्स का। यदि नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो अच्छी बात है, खुश हो जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, यहां मास गिवन था, मास परसेंटेज गिवन था, तो हमने एक बेसिस मान लिया और मास को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें? नंबर ऑफ मोल्स में। और मास को नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करना है? पिछला वाला जो मैंने क्लास लिया था, इससे पहले का पहला वाला क्लास मोल कॉन्सेप्ट की जो मैं बात की थी, मैंने आपको बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना समझ लगना चाहिए आपको कि मोल को मास में, मास को मोल में, मोल को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मोल में, मोल को नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब आपको कन्वर्जन आ रहा है, समझो मोल कॉन्सेप्ट में सब आ रहा है, ठीक है। यहां पे भी मोल कॉन्सेप्ट का सिर्फ इतना ही यूज हुआ कि मास था, मास को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें? नंबर ऑफ मोल्स में। कन्वर्जन आना चाहिए, और यदि आपको कन्वर्जन आता है फिर कोई दिक्कत ही नहीं है जी, ठीक है ना। आज की क्लास नहीं, चलो एक काम करता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं छोटा सा, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को ट्राई करना। जब उस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाओगे। क्वेश्चन क्या है? मान लेते हैं कि अल्कोहल, देखो सब हम लोग शरबत पीते हैं ना जी, तो शरबत मान लेते हैं हमारे पास कि गिवन कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ एक सॉल्यूशन है मेरे पास,
सॉल्यूशन क्या है? शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है। कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है, कुछ भी मान लो, मान लेते हैं कि 25%, ठीक ना। लेकिन याद रखो ये भी मास परसेंट में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, यानी कि एक्स ऑफ शुगर आपको निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो इस चीज को। सॉल्यूशन बना है शुगर का सॉल्यूशन बना है 25% है। 25% यदि शुगर है तो बाकी कौन है जी? पानी। तो दो चीज का सॉल्यूशन है ये, शुगर और पानी का। शुगर का फार्मूला क्या होता है? खोजो, सर्च करो, ठीक है ना, कि शुगर का फार्मूला क्या होता है। और शुगर का फार्मूला जब आपको पता चल जाएगा तो उसका मोलर मास निकाल लोगे आप। मोलर मास निकाल लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लोगे। तो शुगर और वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके ये आप क्वेश्चन जो है इजीली आपको बन जाएगा। कोशिश करो इस क्वेश्चन को बनाने की। आज की क्लास में इतना ही, इतने में ही आज की क्लास कंक्लूड करते हैं। लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।